बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about the computational physics, and we are after having the brief introductions in different lectures. In the previous two lectures we have now able to understand what is computational physics. So this topic is related to the what is computational physics. This topic is related to our course PHY 604 Computational Physics, MSc Physics, fourth semester, Spring 2021. So, in this lecture, we will discuss about what is computational physics, and we will discuss the problems in physics, introduction to computers, as well as the applied mathematics. So, if you see here, what is computational physics? So आप देख सकते हैं computational physics is the study of scientific problems using the computational methods. तो इसके अंदर ये होगा कि जी नाम से ही जाहिर है computational is stand for the computers here and the physics. So this is the basically the emergence of physics and the computer. So the computational physics is the study of scientific problems using the computational methods. So computational physics is a multidisciplinary subject that uses computing approaches to gain understanding in the complex systems, like you can say uh, QCD, that is basically the quantum chromodynamics, electronic structures, molecular dynamics, nuclear fusion, climate dynamics, relativistics एंड एस्ट्रोफिजिक्स। जैसा कि आप सब लोग ये जानते हैं कि आपके पास जो है ये जितने भी वेदर कॉस्टिंग हो गया ये सारा कुछ जो है ये हीट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट तरह के जो सिचुएशन सर्किट हैं उनकी सिमुलेशन वगैरह भी यहीं से की जाती है। तो ये सारे के सारे जो है डिफरेंट फील्ड जहाँ पे एक आम आदमी के लिए कैलकुलेशन करना मैन्युअली बहुत मुश्किल हो जाता है, वो वहाँ पे कंप्यूटर जो है वो आपकी मदद करते हैं और कंप्यूटर आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। तो इन दिस वे वी कैन से है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स को और कंप्यूटर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए इन सारी फील्ड्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारा मकसद भी यही होगा कि हम फिजिक्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेंगे और उनको कंप्यूटर से डिफरेंट तरीकों से करने की कोशिश करेंगे। तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स को अगर देखा जाए तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी से मुराद ये है कि इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो साइंस की मिल के काम करेंगी। तो उस हवाले से अगर देखें आप तो इट कंबाइंस द डिसिप्लिन्स लाइक कंप्यूटर साइंस, computer science, mathematics, and with physics. So you can see here, this is the application of physics. तो फिजिक्स के अंदर जो कोई लॉ वगैरह आपने पढ़े होंगे, फॉर एग्जांपल न्यूटन लॉ है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कुलर मोशन का पार्ट है, और इसी तरह से सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसी तरह से क्वांटम फिजिक्स है, इसी तरह से मैथमेटिकल टेक्निक्स इन फिजिक्स है। ये सारी चीज़ें जो आपने फिज़िक्स में पढ़ी हैं, उनको आपने पहले ये देखना है कि सीक लगाया कैसे जा सकता है। सो यू हैव टू बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िक्स के हवाले से आपके पास जो नॉलेज है वो होना चाहिए। दूसरा है आपको एप्लीकेशन का तरीका मालूम होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप न्यूटन लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो किस-किस सिचुएशन के अंदर न्यूटन लॉ अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद आप इन कैलकुलेशंस को और इन सारे नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, इस नॉलेज को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर। तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप ये पता होना चाहिए कि आप जो है फिज़िक्स के इन प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस, दैट इज़ व्हाई वी आर रिटन हियर द सीएस। तो द कंप्यूटर साइंस जो है उसके अंदर कंप्यूटर के 2 पार्ट्स हैं, तो आपको उसके अंदर भी फाइंड आउट करना आना चाहिए कि आपके पास जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो कैसे काम करता है। इन द मीनव्हाइल जो भी सिस्टम के अंदर आप एप्लीकेशन फिज़िक्स की अप्लाई करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो किसी न किसी मैथमेटिकल टेक्निक्स के ज़रिए से डेवलप की जाती हैं। तो उस हवाले से आपको उन मैथमेटिकल टेक्निक्स का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास ये प्रॉब्लम जो है वो कैसे डिफ़ाइन की जा रही हैं और उनका हल मालूम होना चाहिए। फिर उन मैथमेटिकल टेक्निक्स को हम दोबारा से रिविज़िट करते हैं और उनको कंप्यूटर की अंदर लिखने के लिए जो रिक्वायर कंप्यूटर के मुताबिक प्रोग्राम्स होंगे, उसके अंदर फाइंड आउट करने की
और राइट अप करने की कोशिश करेंगे और इसको हम फिर मैथमेटिकल टेक्निक या फिर न्यूमेरिकल मेथड कहते हैं, इसको एनएम भी कह सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द न्यूमेरिकल मेथड। तो आप सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद आप उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर के साथ जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो यू हैव सेकंड स्टेप कि आपको उसके न्यूमेरिकल मेथड का अंदाज़ा होना चाहिए, उन इक्वेशंस का। फिर उन इक्वेशंस को आप कंप्यूटर के साथ पुट कर सकते हैं और फिर कंप्यूटर आपको क्या दे सकते हैं, दे कैन गिव यू द आउटपुट। तो इस हवाले से देखा जाए तो आपकी कोई भी जो फिज़िकल प्रॉब्लम है, उसके एक्चुअली तौर पे 2 तरह के स्टेप्स अवेलेबल हैं। एक वो स्टेप है जिसके अंदर आपने इसकी मैथमेटिकल टेक्निक्स डेवलप करनी है एंड द सेकंड स्टेप इज़ रिलेटेड टू द कंप्यूटर कि हाउ दे कैन बी प्रोसीड। तो उस हवाले से हमें इन सारी बातों के बारे में नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है और कंप्यूटेशनल फिज़िक्स इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग मिल के काम करने को कंप्यूटेशनल फिज़िक्स कहलाती है। तो ये कंप्यूटेशनल फिज़िक्स इन तीनों एलिमेंट्स के साथ में मिल के बना हुआ है, जो कि आपके लिए चीज़ों को आसान करने की कोशिश करता है। इन द सेम वे अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारा भी मकसद यही होगा कि हम कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के हवाले से इन तीनों चीज़ों के ऊपर ग्रिप हासिल करें। बट वी ऑलरेडी नो दैट कि फिज़िक्स के लॉज़ वगैरह कैसे काम करते हैं, सो वी डोंट नीड टू read again about the how the physics laws work and how we can apply the physics in the system. So the first step can be covered from our previous knowledge. तो उस हवाले से हम इसकी बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द टू थिंग्स इन दिस कोर्स। वो पहला हिस्सा होगा वो कंप्यूटर साइंस के बारे में, यू कैन से द इंट्रोडक्शन और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में होगा एंड द सेकंड पार्ट विल बी फॉर द मैथमेटिकल टेक्निक्स के बारे में होगा। तो अगर आप कंप्यूटेशनल के हवाले से देखें तो कंप्यूटेशन एक्चुअली एक्चुअली कंप्यूट करने से निकला हुआ है लफ्ज़ और उस हवाले से देखा जाए तो कंप्यूटेशन इज़ इम्पोर्टेंट एज़ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। अगर आप फिज़िक्स के हवाले से देखें तो आप फिज़िक्स में 2 ही चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करते होते थे, वो है थ्योरी और फिज़िक्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर। सबसे पहले हम किसी लॉ को पढ़ते थे, फिर उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की कोशिश करते थे या फिर किसी एक्सपेरिमेंट को करते थे और उसकी थ्योरी उसकी डेवलप की जाती थी और फिर उसके बाद एट द एंड आप एक लॉ बनाते थे। इन similarly in this way now the situation in the science has been changed। तो उस हवाले से अब जो है वो साइंस 3 हिस्सों में तकसीम की जा चुकी हुई है। द पहला स्टेप जो है सिमुलेशन। फिर दूसरा स्टेप जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन का होता है और थ्योरी का होता है। तो द यू कैन से इट कुड बी एनी ऑफ द पाथवे कि आप कहीं से किसी पाथवे से किसी दूसरे पाथवे की तरफ जा सकते हैं और साइंस की डिस्क्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। नाउ यूज ऑफ द कंप्यूटेशन एंड सिमुलेशन हैज नाउ बिकम अ एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंटेम्परेरी एंड बेसिक अप्लाइड साइंसेज। तो सिमुलेशन जो है वो एक मेजर पार्ट हो चुका हुआ है जिसके अंदर हम कंप्यूटर की मदद से वही एक्सपेरिमेंटेशन कंप्यूटर के अंदर करने की कोशिश करते हैं जो आप फिजिकली करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द सिमुलेशन और ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो हमारे इन कंप्यूटेशनल कोर्स के अंदर हम इस पार्ट को भी देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन वगैरह की जा सकती हैं। तो अब साइंस जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। यू कैन सी हियर the theory, experiment, and simulation. Most of the time, first of all, we will develop the theory. This is our first target. Then we develop simulation. This is our second target, and then we develop the you can say the experimentation. This is our third target, and then we can say that this is the complete science. Or however, these steps can be varied with respect to the साइंटिफिक मेथड्स। तो उस हवाले से समटाइम ये भी हो जाता है कि थ्योरी के बाद डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन भी की जा सकती है और थ्योरी और एक्सपेरिमेंटेशन के गैप को फिल करने के लिए सिमुलेशन भी की जा सकती हैं। सो दीज स्टेप्स एंड दीज you can say the parts can be rearranged as per the demand of the scientific community। तो उस हवाले से उनके पार्ट्स के जो हमने स्टेप्स हैं वो हम चेंज भी कर सकते हैं, उनकी तरतीब बदली जा सकती है। इट डिपेंड कि आपको क्या चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द डीप नॉलेज देन वी गो फॉर द सिमुलेशन।
If you want to learn about how it works, then we can go for the experiment. And if we really know that how the laws are working, then you can go for the theory. So it's basically the different requirements from different uh, साइंस तो उस हवाले से आप जो है साइंस में जो रिक्वायर होगा उसके मुताबिक मूव करते जाएंगे so here we can have a very deep look in the previous lecture जिसके अंदर हमने कहा था कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स का क्या-क्या फ़ायदा है तो उस हवाले से some uses of computer in physics so we can use computer in physics for numerical analysis symbolic manipulation visualization simulation data acquisition and analysis and technology enabled learning तो हम उसके साथ मिनिमम ये 6 काम कर सकते हैं जब आप कंप्यूटर्स को साथ अटैच करते हैं तो उस वाले से देखा जा सकता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के से क्या मुराद है? न्यूमेरिकल एनालिसिस से मुराद वैल्यूज़ की बात है कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 5 है, 7 है, दीज़ आर द न्यूमेरिक्स आप इनके साथ प्ले कर सकते हैं और इनको डील कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ की आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इनका एनालिसिस कर सकते हैं। हाउएवर इफ यू हैव द सिंबॉलिक मैनिपुलेशन तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई पुट हियर x इज़ इक्वल टू 2 हियर एंड हियर वी हैव x इज़ इक्वल y इज़ इक्वल टू 3 तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं x प्लस y कैन बी रिटन एज़ 10 स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? अगर ऐसी मैनिपुलेशन की जा सकती हो तो इट इज़ मोर कंफर्टेबल एज़ कम्पेयर्ड टू द प्रीवियस वन। इन द सेम वे विजुअलाइज़ेशन। विजुअलाइज़ेशन से क्या मुराद है? इफ वी हैव द लिस्ट ऑफ डाटा 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन और ये जो है वो अगर आपके पास किसी अगेंस्ट वेरिएबल एक्स के हिसाब से है और उसकी वैल्यू है फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 9 if we have 16 here corresponding value and this is the 25 तो आप सब लोग जानते हैं कि it's basically the value of this is the x here and this is the y square y is equal to x square तो ये इस फंक्शन को विजुलाइज करता है अगर ये वाले डाटा को मैनिपुलेट किया जाए ये इसलिए इजी था बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल और 2 का स्क्वायर 4 है 3 का स्क्वायर 9 है 4 का स्क्वायर 16 है 5 का स्क्वायर 25 इज क्वाइट इजी बट इफ यू हैव अ वेरी रैंडम डाटा तो इसको विजुलाइज करना बहुत मुश्किल होगा तो आप अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास जो है वो parabolic form में होगा in the same way we can also go for the further variations in the study आप इसकी simulations कर सकते हैं simulations से क्या मुराद है for example you are working on the mass appearing system और आपने एक mass appearing system की simulation इस तरह से की है कि आप जानना चाहते हैं कि हर स्टेप पे उसकी वैल्यू क्या होगी और उसकी मोशन कैसी होगी एक्चुअली यू वांट टू डू द वर्क ऑन द इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से तो आप जो है वही एक्सपेरिमेंट जो आप आम डेली लाइफ में करते हैं वो किस तरह से आपके पास कंप्यूटर्स के अंदर किया जा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट तो उसके लिए आप प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं और ज़्यादातर ये काम जो है वो आपके लिए जावा वगैरह में किया जाता है और उसके अंदर ये काम किया जाएगा। In the same way, we can also go for the data acquisition analysis. तो आप डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं, उसका ट्रेंड देख सकते हैं, डिफरेंट डिग्री एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग ये सारा कुछ जो है वो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आइए उस हवाले से जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो आपके पास है जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। So the computers are basically the important part. So उस हवाले से you can see here कि computers are basically consist upon the two major you can say the parts एक है जी हार्डवेयर के बारे में और एक है जी सॉफ्टवेयर के बारे में सो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर बात करेंगे इन डिटेल कि हाउ द एडवांसमेंट्स इन द कंप्यूटर हैव बीन डन एंड हाउ द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स एज वेल एज द सॉफ्टवेयर तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो हार्डवेयर जो है वो हर चीज़ जैसे आप कंप्यूटर के अंदर जो है जितनी भी तरह की पुर्ज़े यू कैन से द पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर के तौर पे हैं, जितनी भी तरह के डिवाइसेस लगी हुई हैं वो हार्डवेयर है। जबकि इन डिवाइसेस को चलाने के लिए जो आपने सिस्टम डेवलप किए हुए हैं इन डेवलप और इसी तरह से जो प्रोग्राम्स हैं, वो जो सिस्टम कंप्यूटर पे रन होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो सॉफ्टवेयर रन कराते हैं।
उस हवाले से इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द सॉफ्टवेयर और इंशाल्लाह वी विल नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द introduction to computers. But before going into the detail of the computers, we will discuss about the how the system can पुट ए ईज इन आवर सिचुएशंस। तो आइए उसके लिए हमने एक छोटा सा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने एक एक्सेल की शीट ली है और इस एक्सेल की शीट को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके सामने दोबारा से इनको रीअरेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहा गया है कि आपने एक सॉल्यूशन सॉल्व करना है जो कि y the function of x है। I am writing here y is a function of x which is equal to the x square। तो उस हवाले से मैं इसके ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करें आप। तो इसका जवाब क्या होगा? आपने हमें फाइंड आउट करके देना है वेयर x की जो वैल्यूज है उन्होंने दे दी हुई है कि दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। तो आपके पास ये x की वैल्यू है और उस हवाले से आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सोल्यूशन तो आप क्या करेंगे, जनरली तौर पे हर एक वैल्यू को अलग-अलग पुट करेंगे। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पे y एक पहला कॉलम लेंगे, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x लिखेंगे यहाँ पे और आप लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू x। अगर आप स्केयर डालना हो तो आप इधर हेड डालते हैं 2 प्लस 1। तो उस हवाले से ये डिफाइन किया जा सकता है। दिस इज द लेबलिंग ऑफ द कॉलम कि ये कॉलम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है एंड दिस रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो दीज आर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कोई ऐसा तरीकाकार जिससे आपके पास जो है इसका मुकम्मल डाटा बन जाए। ओह यस वी हैव द एक्सेल कि जिसके अंदर ये काम हो सकता है और वो क्या है जी कि आप अगर सिंपली करें, इसके ऊपर क्लिक करें और इसको फार्मूला बना दें। इसका एक्सेल में फार्मूला बनाने का तरीकाकार ऑब्वियसली ये तरीकाकार जो है हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी एक लर्निंग है जो उसकी ज़ुबान जिसकी वो समझता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर के साथ-साथ कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ के ऊपर बारे में बात करेंगे कि इसको हम आमतौर पे इस सॉफ्टवेयर का सिंटैक्स भी कहते हैं, उस तरीकाकार को। तो आप देखें यहाँ पे आप इक्वेशन का साइन पुट करते हैं और साथ ही एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखना चाहते हैं। तो ये जो है एक्चुअली तौर पे दीज़ रिप्रेजेंट द एक्स है। तो ये है जी एक्स, तो ये एक्स की पहली वैल्यू लिखी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ यू नोटेड हियर दैट दिस इज द ए कॉलम, दिस इज बी कॉलम एंड दिस इज द ए कॉलम की ये पहली एंट्री है, ये बी कॉलम की पहली एंट्री है। ये इसी तरह से बी कॉलम जिसको मैंने सेलेक्ट किया है इट इज द यू कैन से द इट इज द सेकंड एंट्री। तो इट कुड बी द बी2 एंड इसके ऊपर आप हेड डालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप जानते हैं कि अगर इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंदर अगर आप एक्स को 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या होगा? इट विल बी दी 4 5। तो उस हवाले से आपके पास ये आंसर क्या है जी 5 है। तो अगर 3 के लिए भी करना है, 4 के लिए भी करना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो क्या किया जाएगा? आपने इन सब के लिए अप्लाई करना होगा। तो क्या हमें अगर हर एक के लिए दोबारा से फार्मूला लिखना पड़ेगा? तो फिर ऑब्वियसली कंप्यूटर जो है हमारी इतनी मदद नहीं कर रहे जितना बल्कि वो हमारा काम बढ़ा रहे। तो नहीं, आपने जब एक दफ़ा फार्मूले को डिफाइन कर दिया तो आपके पास ये प्लस का निशान आ रहा होगा। ये है ऑप्शन को चूज़ करना और ये है इसको रीड करना है। आपने अगर इस सिंपल इसको ड्रैग करते जाएँ तो यू विल फील दैट हियर द वैल्यूज़। आप देख सकते हैं कि इसने अब सारा काम एक दफ़ा आपने इसको फार्मूले में समझा दिया है। इसने क्या किया आपको ये फॉर्मूला डेवलप करके और इजीली ये वैल्यू दे दी है। तो आप इसके मुताबिक क्या कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये जो है एक्चुअली तौर पे ये कंप्यूटेशन है और ये बहुत ही लो लेवल कंप्यूटेशन है जो आपको एक्सेल ने करके दी है और आप एक्सेल की मदद से इस तरह की कंप्यूटेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। आइए मैं आपकी आसानी के लिए किसी एक और फ़ॉर्मूले को देखने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है
एक और तरीक़ाकार से चीज़ों को ड्रॉ किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाहते हैं कि इसमें से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि किसकी वैल्यू छोटी है, किसकी वैल्यू बड़ी है, तो ये काम भी किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ईज़ी वे है, आप इन सब पे क्लिक करें तो ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, उसको आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपने सिंपली इन ऑप्शंस पे मौजूद जो है डाटा को क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। यू हैव ऑटो सम भी है, यू हैव द फिल है, यू हैव हियर द सॉर्टिंग एंड फिल्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इस पे क्लिक करें सॉर्टिंग को तो ये आपको दे रहा है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू या कस्टम सॉर्ट। तो आप कस्टम सॉर्ट में जाके पर्टिकुलर कॉलम के अंदर भी वैल्यू बता सकते हैं, फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। आप किसी एक वैल्यू के ऊपर जाके एक मैक्सिमम लिमिट भी कायम कर सकते हैं और उससे ऊपर ये आंसर नहीं देगा। अगर हमने जो है लार्जेस्ट की वैल्यू को देखें तो आप देख सकते हैं कि पहले 5 से ऑनवर्ड था, जैसे ही मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया तो अब जो है वो 14 से ऑनवर्ड अपडेट हो चुका है। ठीक है? तो उस वाले से अगर आप दोबारा से इसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो आप सॉर्ट में दोबारा से जाएँ और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें। तो अगर आप फ़ोकस कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट कॉलम पे, तो 197 रिप्लेस होके नीचे चला गया और सारी वैल्यूज़ रिवर्स हो चुकी हैं। तो उस हवाले से आप ये काम भी कर सकते हैं। ये तो हो गया डाटा सॉर्टिंग के हवाले से। इन द सेम वे आप इस डाटे को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। विजुअलाइज़ करने का तरीकाकार बहुत आसान है, आप इंसर्ट में जाएँ और अब आप क्या लेके आना चाहते हैं, आप अब इस डाटे को विजुअलाइज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के मैप्स और रिकमेंडेड फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, चार्ट्स अवेलेबल हैं, मैप्स हैं आपके पास उस हवाले से। तो आप क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल वे आप किसी भी मैप को खोल सकते हैं और वो उसके मुताबिक आपको आंसर दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव दिस वे, यू हैव दिस वे, तो आप ये हिस्टोग्राम डाटा के ज़रिए से या फिर आपके पास वेरिएशंस के ज़रिए से ये सारे के सारे व्हिस्कर प्लॉट्स, बॉक्स वगैरह बना सकते हैं। इन द सेम वे आपके पास ये पाई चार्ट्स अवेलेबल हैं, ये आपके सामने पाई चार्ट की वैल्यू भी दे रहा है और ये वैल्यू डाटा भी आपके पास बता रहा है। पहली वैल्यू के हिसाब से, दूसरी वैल्यू के हिसाब से ऑल दीज़ थिंग्स कैन बी डन हियर। तो उस हवाले से ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो बनाई जा सकती हैं और उसके मुताबिक ये किया जा सकता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डेवलप द ग्राफ जैसा कि आप सब लोग आमतौर पे बनाते होते हैं, तो इट्स वेरी ईज़ी तो आप इसको कर सकते हैं और ये डाटा जो है आपके सामने है। इस हवाले से देखा जाए तो वी कैन डिफाइन डिफरेंट ग्राफ्स है। तो आइए इनमें से जो एक ग्राफ है इसको हम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप गौर करें तो दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस। तो आप क्या कर सकते हैं इनके अंदर आप एडिशन कर सकते हैं और इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप इसके अंदर जो है वो चार्ट स्टाइल भी लेके आ सकते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपने इन वाले कॉलम को पहले सेलेक्ट करना है, फिर इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो ये इसको एक्स और वाई ट्रीट करेगा और इंसर्ट में जाके दोबारा से जब आप ये ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो यू विल फ़ील हियर द वैल्यू द डिफरेंस। तो उस वाले से आपके पास ये डिफरेंट आ जाएगा। तो अगर आपके पास ये डिफरेंस नहीं आता तो पुट दी हेयर एज़ दी सेकंड कॉलम और उसको आप ले लें और इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रॉ करें तो यू विल गेट दी प्रॉपर रिजल्ट्स हियर। तो उस वाले से आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएँगे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू है और ये वाली आपके पास क्या है, वाई की वैल्यू है और इसने आपको कांस्टेंट वाई लेबल करके दे दिया है दिस इज़ द वाई द फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उस वाले से ये सारा कुछ किया जा सकता है। इन द मीनव्हाइल वी कैन गो 100 ऑफ द थिंग्स फॉर दिस वन। आप यहाँ पे जो है उस हवाले से चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ राइट अप करना चाहते हैं डिफरेंटली वो भी हो सकता है। इन द सेम वे यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। आप किसी वैल्यू को ख़त्म करना चाहते हैं वो भी किया जा सकता है। इसी तरह से आप प्लॉट एरिया को भी कर सकते हैं एंड इन द सेम वे वी आल्सो कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक यू हैव द चेंज द कलर्स। तो आप इन सब के ऊपर ये काम कर सकते हैं। डिफरेंटली का किया जा सकता है। इन द सेम वे यू कैन आल्सो पुट द एलिमेंट्स
फॉर्मेटिंग जो है उसके ऊपर भी किया जा सकता है। किधर को किधर रखना है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इन द सेम वे यू कैन ऐड द डिफरेंट चीज़ ग्रेट ग्रेट लेजेंड्स हैं, ट्रेंड लाइन्स हैं, ये किस ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहा है, ये भी आपको बताया जा सकता है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इट कैन बी लीनियर होना चाहिए, एक्स्पोनेंशियल होना चाहिए। तो 2 वेरिएबल्स हो और इन द सेम वे एक्स्पोनेंशियल हो, तो ये सारा के सारा ट्रेंड्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इन द सेम वे एरर ग्राफ है, तो आप एरर्स को एस्टिमेट या स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इन सारी चीज़ों को भी वो मुहैया कर सकते हैं। और इज़िली ये सारा कुछ जो है अवेलेबल है इन सारे पैकेजेज़ के अंदर। और इन सारे पैकेजेज़ का मतलब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि हम किस तरह से कंप्यूटर की मदद से चीज़ों को आसान कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये पैकेजेज़ जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल हैं और इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर के पीछे बैकग्राउंड के ऊपर कोई न कोई तो चीज़ें और ऑप्शन बनाए गए थे जिसकी वज़ह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम भी अपने कंप्यूटर्स के अंदर इस तरह की फिज़िक्स बेस्ड कंप्यूटेशंस करने की कोशिश करेंगे, जो आपको डिफरेंट जो है, वो डाटा को हैंडल करना और उसको डिफरेंटली सॉर्ट आउट करना बता सकता है। डाटा हैंडलिंग के हवाले से इंशाल्लाह और इसी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए हम कंप्यूटर्स की अंडरस्टैंडिंग हासिल करना चाहते हैं कि ये जो मैंने काम आपके सामने किए हैं, इन सारे काम कि आप कैसे कर सकते हैं और इसकी एक्सपर्टीज़ आप कैसे हासिल कर सकते हैं, हमारा बेसिक मकसद आपकी यही लर्निंग डेवलप करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आई एम हियर, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अ, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन आवर इंटरैक्टिव सेशन। ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से आप अपने सवालात पूछ सकते हैं एंड द सेम वे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से। अपना ख़्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।